स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। दोस्तों आज हम डेथ वारंट का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। कहानी बहुत रोमांचक जगह पर पहुंच गई है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जगमोहन झांसे में फंस गया है। वो लड़की चालाकी कर रही है या फिर अपना जगमोहन भी पूरी तरह से चालाक है। देखते हैं बाकी की बातें कहानी के एंड में। शुरू करते हैं डेथ वारंट पार्ट 5। जगमोहन और फिरोजा कॉफी पीने के बाद टैक्सी द्वारा वापस फ्लैट पर पहुंचे। रास्ते में फिरोजा चुप चुप सी थी। जगमोहन ने भी उससे ज्यादा बात करने की चेष्टा नहीं की। बाहर कड़ाके की सर्दी थी। घर पर पहुंचकर उन्हें ठंड से राहत मिली। फिरोजा के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता नजर आ रही थी। देवराज चौहान को बहुत चाहते हो? फिरोजा ने एकाएक पूछा। तुम्हें बता दिया है कि उसके साथ मेरा कैसा रिश्ता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने उस दिन मेरी फिल्म बनाई थी जब मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। जगमोहन फिरोजा को देखने लगा। डेटा केबल द्वारा उस फिल्म की कंप्यूटर पर सीडी बनाओ? क्या करना चाहती हो तुम? फिरोजा जगमोहन को कुछ पल देखती रही, फिर बोली, अपनी जिंदगी को सेट करने के लिए हमें पैसे तो चाहिए ही। तो तुम्हारी बनाई सीडी मैं सीआईए को बेचकर पैसा हासिल करूंगी। नकली सीडी? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, ऐसा करके तुम सीआईए को हमेशा के लिए अपने पीछे। सीआईए वैसे भी मुझे छोड़ने वाली नहीं है, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम सीआईडी की नजरों से बचकर शानदार जिंदगी बिताएंगे। हम अच्छे पति पत्नी बनकर रहेंगे। जगमोहन फिरोजा को देखता रहा। तुम तैयार हो ना मुझसे शादी करने के लिए? फिरोजा ने कहा। हाँ, जगमोहन मुस्कुराया। मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूं और ये प्यार लंबा चलेगा। मेरा भी यही ख्याल है। तुम कैमरे की फिल्म की सीडी तैयार कर लो। जगमोहन अपने काम पर लग गया। और असली सीडी का क्या होगा? जगमोहन ने पूछा। वो मैं तुम्हें दूंगी कि तुम देवराज चौहान को बचा सको, परंतु ये अभी नहीं, वक्त आने पर होगा। सीडी है कहाँ? वो बहुत सुरक्षित जगह पर है। जगमोहन कंप्यूटर पर सीडी तैयार करने में व्यस्त हो गया और फिरोजा ने मां को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही मां के होठों से दो पलों के लिए कोई शब्द नहीं निकला। मां? फिरोजा ने पूछा। फिरोजा? मां का तेज स्वर कानों में पड़ा। तू कहाँ है? कैसी है? एनी बता रही थी कि। मैं एकदम ठीक हूं मां, एकदम ठीक। फिरोजा मुस्कुराई। तुम मेरी फिक्र मत करो। एनी ने बताया कि तुम मारी जा सकती हो। सीएए वाले तुम्हें मार देना चाहते हैं। तुम ये सब क्यों? एनी की बातों की परवाह मत करो। मैं बिल्कुल ठीक। तू वो सीडी के साथ अपने चीफ के पास चली जा। एनी ने बताया कि ऐसा करके तू बच जाएगी और। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, फिरोजा मुस्कुराकर कह रही थी। मुझे प्यार हो गया है। क्या? उधर से माँ का हैरान स्वर कानों में पड़ा। मुझे प्यार हो गया है माँ, तुम हैरान क्यों हो रही हो? इधर तुम्हारी जान पर बनी है और तुम्हें प्यार की बातें सूझ रही हैं। मैं इस वक्त प्यार में हूँ और सिर्फ जगमोहन के बारे में सोच रही हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन जगमोहन? वही इंडियन जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ। शादी? माँ की गहरी सांसें लेने की आवाज आई। तू शादी करेगी? हाँ। मुझे अफसोस है कि इन हालातों में मैं तुम्हें और एनी को नहीं बुला सकती। जब हालात ठीक होंगे तो मैं जगमोहन के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। एनी को भी बताना कि मैं जगमोहन से शादी कर रही। होश में आओ फिरोजा। माँ का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। इस वक्त तू भारी खतरे में है और मेरे साथ जगमोहन है। हम दोनों मिलकर खतरे का सामना कर लेंगे। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। एनी का ध्यान रखना। सब ठीक होने पर मैं तुमसे मिलने आऊंगी, फिरोजा ने कहा और फोन बंद करके जगमोहन को देखा। वो कंप्यूटर पर व्यस्त दिख रहा था। तुम कहो तो माँ से मैं मिलाऊं? काम में व्यस्त जगमोहन ने कहा। मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं खतरे में नहीं हूं। तुम्हारा मेरे घर जाना ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। सीआईए पक्के तौर पर मेरे घर पर नजर रखवा रही होगी। शादी के बाद जल्दी ही हम माँ से मिलेंगे।
या माँ को अपने पास बुला लेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? किस बात का? अगर माँ हमारे पास आकर रहे, मुझे क्यों एतराज होगा, बल्कि खुशी होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैनचेस्टर से हमें दूर चले जाना चाहिए। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर फिरोजा को देखा। फिरोजा उसे ही देख रही थी। यहाँ हमारे लिए खतरा ज्यादा है। यहाँ मेरी एजेंसी के लोग भी हैं और सीआईए भी। तो कहाँ जाना चाहती हो तुम? काफी जगह हैं जाने को। फिरोजा सोच भरे स्वर में कह उठी। मेरे ख्याल में हमें यूरोप चले जाना चाहिए। यूरोप के एस्टोनिया शहर में, वहां मेरी पहचान के लोग हैं। हम वहां छिपकर रह सकते हैं। एस्टोनिया में? हाँ, एस्टोनिया सिटी में या उसके आसपास किसी भी शहर में। मैं वहां कई बार जा चुकी हूँ। वैसे भी अब मुझे जो करना है उसके लिए मैनचेस्टर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। सीआईए से सीडी का सौदा? नकली सीडी का? हाँ, नकली का ही। फिरोजा ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में सीआईए सौदे के दौरान तुम पर हाथ डाल देगी। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, जगमोहन ने कहा। मैं उनके हाथ नहीं आने वाली। फिरोजा का स्वर सख्त हो गया। तुम सीआईए जैसी संस्था का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं मुकाबला नहीं कर रही, अपने को बचा रही हूँ। अपने को बचा लूंगी सीआईए से। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि तुम सीआईए से नकली सीडी का सौदा करो। वो मुझे मार देंगे, इसलिए। कुछ भी कहो, मैं प्लानिंग के साथ सीआईडी से मिलूंगी। मैं प्लानिंग के साथ सीआईए से मिलूंगी। तुम मेरे साथ हो तो मुझे हौसला होगा कि मैं बच जाऊंगी। मुझ पर इतना भरोसा मत करो, जगमोहन गहरी सांस लेकर बोला। तुम्हारी देखभाल में मुझसे गलती भी हो सकती है। मैं जानती हूं कि तुम पूरी ईमानदारी से मेरी देखभाल करोगे, फिरोजा मुस्कुरा कर कह उठी। जगमोहन वापस कंप्यूटर की तरफ पलट गया। फिरोजा ने वाइट का नंबर मिलाया। बात हो गई। तुम? फिरोजा की आवाज सुनते ही वाइट चौंक कर बोला। तुम कहाँ हो? ऐसी जगह जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके। तुमने तो हंगामा खड़ा कर रखा है। सीआईए के 3 खतरनाक एजेंटों को मार दिया। सीआईए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही है। चीफ भी तुम्हें तलाश करवा रहा है। मेरी मानो तो सीडी के साथ चीफ के पास वापस पहुंच जाओ। वो तुम्हें सीआईए से बचा लेगा। मुझसे सीआईए की परवाह नहीं है। मुझे सीआईए की परवाह नहीं है। पागल मत बनो। तुम्हें तो तुम्हारे पास मैरी बाउचर का फोन नंबर जरूर होगा। वो मुझे दो। मैरी बाउचर? व्हाइट के चौंकने का स्वर आया। सीआईए एजेंट जो इन दिनों मैनचेस्टर में ही है शायद। तुम क्या मैरी बाउचर से फोन पर बात करना चाहती हो? हाँ। क्यों? मैं सीआईए से सुलह करने की कोशिश में हूं, इसलिए मैरी बाउचर से बात करना ठीक रहेगा। तुम पागल हो। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुमने एंडी थॉमस, हाइटन और टोनी को मारा। मुझे उसका फोन नंबर दो तुम। फिरोजा, तुम नंबर दो। फिरोजा के दांत बिछ गए। कहो तो तुम्हारी तरफ से मैं बात करूं मैरी बाउचर से? व्हाइट का स्वर व्याकुल था। मुझे बात करनी आती है। तुम नंबर दो। अगले मिनट फिरोजा मैरी बाउचर का फोन नंबर मिला रही थी। बेल गई। फिर मैरी बाउचर की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैरी बाउचर? हाँ, तुम कौन? मैं वही हूं जिसकी तलाश सीआईए को है, फिरोजा ने शांत स्वर में कहा। फिरोजा? मैरी बाउचर की आवाज में सतर्कता के भाव आ गए। हाँ, तुम बच नहीं सकती फिरोजा। मैरी बाउचर का कठोर स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारा अंत मौत ही है। सच में मुझे भी बहुत डर लग रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा अंजाम ऐसा हो। तुमने सीआईए के 3 बेहतरीन एजेंटों को शूट किया। मैं उन्हें न मारती तो वो मुझे मार देते। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर फिरोजा को देखा, फिर पुनः अपने काम में लग गया। एंडी थॉमस, हाइटन और टोनी ब्राउन्स की हत्याओं को सीआईए भूल नहीं सकती फिरोजा। उस वक्त ये जरूरी था। अब मुझे उनकी मौत का दुख है, फिरोजा ने शांत स्वर में कहा। मैंने तो समझौता करने के लिए तुम्हें फोन किया, परंतु लगता है हम में बात नहीं बनेगी। कैसा समझौता? मैं ये सब खत्म करके अपनी जान बचाना चाहती हूँ। तुम वो सीडी देने को तैयार हो? सौदा होगा सीडी का। मुझे पैसों की जरूरत है, फिरोजा ने कहा। सौदा ही सही। सीडी की कॉपी तैयार की गई? नहीं, वो शुरू से अब तक मेरे पास ही है।
मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पर? अगर सीडी की कॉपी सामने आती है तो सीआईए बेशक शूट कर दे। मैरी बाउचर की आवाज नहीं आई। रोजा खामोश रही। तुमने सीडी किसी को दिखाई? नहीं। उस कॉटेज में हम जो कर रहे थे उस बारे में तुमने किसी को बताया? सिर्फ चीफ को बताया और किसी को नहीं। तो तुम सीआईए को सीडी बेचना चाहती हो? मैरी बाउचर का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। इसके लिए मेरी शर्तें हैं। क्या? सीडी मिलने के बाद ये मामला खत्म कर दिया जाएगा। सीआईए मेरे पीछे से हट जाएगी। तुमने हमारे 3 एजेंटों को शूट किया। बीती बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। तब वो मुझे शूट करने आए थे। हमें भविष्य पर बात करनी चाहिए। सीडी हमारे से हवाले करने के बाद तुम इस सारे मामले का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगी। नहीं करूंगी। कीमत क्या चाहती हो? मुझे पैसों की जरूरत है तभी सौदा कर रही हूं, वरना ऐसे ही तुम्हें दे देती। कीमत बोलो। $30 लाख। ज्यादा है। सीआईए के लिए ये मामूली रकम है। सीडी इससे भी ज्यादा कीमती है। जर्मनी मुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, परंतु मैं सीडी सीआईए के हवाले करके ये मामला खत्म करना चाहती हूँ। $20 लाख। मैरी बाउचर की आवाज फिरोजा के कानों में पड़ी। ठीक है, फिरोजा ने फौरन कहा। मैं ये मामला खत्म करना चाहती हूँ, परंतु सौदा मैनचेस्टर में नहीं होगा। क्यों? मैं मैनचेस्टर से बाहर निकलना चाहती हूँ। सौदा यूरोप के एस्टोनिया शहर में होगा, परंतु वहां पर तुम नहीं आओगी। तुमसे मुझे डर लगता है। मैं किसी और सीआईए एजेंट के मैं किसी और सीआईए के एजेंट से $20 लाख लेकर सीडी उसे दूंगी। मुझे मंजूर है। तुम्हें वादा करना होगा कि सीआईए इसके बाद मेरे पीछे से हट जाएगी। वो तो अभी से हट गई। एस्टोनिया में किस दिन सौदा? तब मुझे कोई फोन नंबर दे दो कि एस्टोनिया पहुंचकर उस नंबर पर फोन पर बात कर सकूं। मुझे आधे घंटे बाद फोन करना। ठीक है। फिरोजा ने फोन बंद किया। जगमोहन सीडी हाथ में लिए उसके पास आ पहुंचा। इस सीडी में तुम्हारी वो फिल्म है जो उस दिन मैंने बनाई थी। जगमोहन पास ही बैठता कह उठा। इसी सीडी को मैं सीआईए के हवाले करूंगी। फिरोजा ने मुस्कुराकर सीडी उससे ली। तुमने मैरी बाउचर के सामने ऐसा क्यों जाहिर किया कि उन तीनों की हत्या तुमने की? तुम मेरे बारे में बता सकती थी। मैं तुम्हें बचा के रखना चाहती हूँ, फिरोजा ने प्यार से कहा। चंद पल दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहे। तुम सीआईए को नकली सीडी बेचकर भारी खतरा मोल लोगी। वो लोग। खतरों से खेलना मेरी आदत है, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु ये आखिरी खतरा उठा रही हूं कि हमारे पास पैसे आ जाएं और हम अपनी जिंदगी आराम से बिताएं। सीआईए $20 लाख देने को तैयार है। इतने पैसों से हमारा काफी लंबा वक्त बीत जाएगा। तब तक हम खुद को किसी शहर में सेट कर चुके होंगे। हमें इंडिया चलकर रहना चाहिए, जगमोहन बोला। वहां मेरे पास बहुत पैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी देख लेंगे, फिरोजा कह उठी। परंतु अभी तो ऐसे ही चलने दो, जैसा मैं कह रही हूँ। जगमोहन ने हाथ आगे बढ़ाकर फिरोजा का हाथ थामा और बोला, मुझे डर है कि इस मामले में तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। डर रहे हो? फिरोजा ने प्यार से कहा। पहले नहीं डरता था, लेकिन जब से तुम्हारे प्यार में पड़ा हूं तब से मैं तुम्हारे लिए डर महसूस कर रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तब मैं पता नहीं कैसा महसूस। जगमोहन, फिरोजा ने उसका हाथ थपथपा कर कहा, यह मेरा आखिरी काम है खतरे वाला। इसके बाद हम तुम होंगे और हमारा प्यार होगा। इस भाग दौड़ की दुनिया को हम छोड़ चुके होंगे। जगमोहन ने बैठे बैठे फिरोजा को अपने सीने से लगा लिया। लंबे पलों के बाद वो अलग हुए। पता नहीं मैं कब और कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी प्यार में पड़ूंगा। फिरोजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं कॉफी तैयार करता हूँ, कहकर जगमोहन उठा और किचन की तरफ बढ़ गया। फिरोजा ने पुनः मोबाइल संभाला और जर्मनी के एजेंट सूरोस को फोन करने लगी। नंबर लगा, फिर फोन फौरन ही सूरोस की आवाज कानों में पड़ी। हेलो फिरोजा। हेलो फिरोजा। ओ तुम। कहो। मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोच रही हूँ तब से कि सीडी जर्मनी को बेचूं या नहीं, फिरोजा बोली। जर्मनी तुम्हें तुम्हें सबसे ज्यादा कीमत देगी फिरोजा, उस सीडी की। कितनी? तुम बोलो। सीआईए मुझे $30 लाख देने को तैयार है।
कुछ देर पहले ही मैंने बात की है सीआईए से। जर्मनी तुम्हें 35 लाख देगी। पक्का? तुम आज ही रकम ले सकती हो। ये सौदा एस्टोनिया में होगा। एस्टोनिया? यानी कि यूरोप? हाँ, मैनचेस्टर में मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। तुम मुझे एस्टोनिया पहुंचने में सहायता कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें गुपचुप एस्टोनिया पहुंचा दूंगा। सोरोस की आवाज फ्रोजा के कानों में पड़ रही थी। मैं तुम्हें लंदन से पानी के जहाज पर ओस्लो तक पहुंचा दूंगा। साथ ही एस्टोनिया स्थित जर्मनी के एजेंट ग्राफिको का फोन नंबर दे दूंगा। ओस्लो से स्टॉकहोम तुम्हें खुद ही पहुंचना होगा। ओस्लो की सीमा पार करने में कोई समस्या नहीं आती। स्टॉकहोम पहुंचते ही तुम ग्राफिको को फोन करोगी तो स्टॉकहोम से एस्टोनिया तक तुम्हें लाने का काम वो कर देगा। कैसे? स्टॉकहोम से एस्टोनिया तक पानी के जहाज आते जाते रहते हैं। ग्राफिको तुम्हें उनमें से किसी जहाज में जगह दिलाकर एस्टोनिया तक ले आएगा। उसके बाद ग्राफिको ही तुमसे सौदा कर लेगा। मतलब कि 35 लाख डॉलर देगा और वो सीडी ले लेगा। सीआईए से बचने के लिए तुम्हें कोई सहायता चाहिए होगी तो वो भी ग्राफिको दे देगा। मैं उससे कह दूंगा। ग्राफिको का फोन नंबर दो। सोरोस ने उधर से ग्राफिको का फोन नंबर बताया। मेरे साथ मेरा दोस्त भी होगा। वो कोई एजेंट है? नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ठीक है, तुम उसे भी अपने साथ रख सकती हो। मैं मैनचेस्टर से जल्द निकल जाना चाहती हूँ, फ्रोजा बोली। तो आज रात तुम लंदन पहुंचो। कल मैं पानी के किसी जहाज में तुम्हारा ओस्लो तक का सफर शुरू करा दूंगा। तुम लंदन में कहाँ मिलोगे? सोरोस ने बताया कि लंदन में वो कहाँ मिलेगा। सारी बात तय हो जाने पर फ्रोजा ने फोन बंद किया तो पास ही जगमोहन कॉफी लिए खड़ा था। जगमोहन उसके पास बैठकर कॉफी का घूंट लेता कह उठा, तुम काफी व्यस्त हो। हाँ, कल हम एस्टोनिया के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारी यात्रा का प्रबंध जर्मनी के एजेंट करेंगे। तुमने कहीं जाने के लिए एस्टोनिया ही क्यों चुना? जगमोहन ने पूछा। कहीं तो जाना ही था। वैसे एस्टोनिया में मेरी एक खास पहचान वाला है। उसका क्लब है, रोजान शेरी नाम है उसका। जरूरत पड़ने पर वो मेरी सहायता करेगा। मुझे उसका काफी सहारा है, फ्रोजा ने कहा। तो हम कल जा रहे हैं एस्टोनिया? जगमोहन बोला। हाँ, आज रात ही हमें मैनचेस्टर से निकलकर सुबह तक लंदन पहुंचना है। वहां सोरोज हमारा इंतजार करेगा। तुम जर्मनी के एजेंटों की सहायता ले रही हो तुम जर्मनी के एजेंटों की सहायता ले रही हो एस्टोनिया पहुंचने के लिए, जबकि नकली सीडी तुम सीआईए को दोगी। हाँ, इस तरह तुम जर्मनी को भी अपने पीछे लगा लोगी कि? चिंता मत करो, ये थोड़ा वक्त हमारे लिए मुसीबत भरा है। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फ्रोजा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं सारा काम अपने ढंग से पूरा करना चाहती हूँ और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना है। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी और तुम्हारी चिंता है। मैं इस जासूसी जीवन से निकलकर कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। फ्रोजा ने कॉफी का प्याला रखकर मैरी बाउचर को फोन किया और बोली, तुमने मुझे एस्टोनिया में सीआईए एजेंट का फोन नंबर देना है। उधर से मैरी बाउचर ने एक फोन नंबर बताकर कहा, ये एस्टोनिया स्थित सीआईए एजेंट साइमन डिसूजा का फोन नंबर है। वहां पर तुम्हारी डील इसी के साथ होगी। यही तुम्हें 20 लाख डॉलर देगा और वो वाली सीडी लेगा। मेरे साथ सीआईए कोई चालाकी तो नहीं करेगी? कैसी चालाकी? तुम लोग मेरी जान ले सकते हो तब। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बीच बेहद साफ ढंग से सौदा होगा। डॉलर तुम्हें मिलेंगे और सीडी हमें। ठीक है, फ्रोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैरी बाउचर ने फोन बंद किया और जैकर को देखा। जैकर उसे ही सख्त निगाहों से देख रहा था। साइमन डिसूजा एस्टोनिया में ये मामला आसानी से संभाल लेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? जैकर बोला। मुझे ये बात जरा भी पसंद नहीं कि उस ब्रिटिश जासूस फ्रोजा के साथ हम सौदा करें। कोई सौदा नहीं हो रहा, मैरी बाउचर कड़वे स्वर में बोली। पर वो सीडी हमें हर हाल में वापस चाहिए। क्या करने वाली हो तुम? एस्टोनिया में फ्रोजा से सीडी लेकर उसे शूट कर दिया जाएगा। ये सुनकर जैकर के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। यही मैं चाहता था कि फ्रोजा जिंदा ना रहे और सीडी हमें मिल जाए। साइमन डिसूजा खतरनाक एजेंट है। वो ये मामला आसानी से संभाल लेगा। तुम क्या कहती हो? साइमन डिसूजा आसानी से फ्रोजा को संभाल लेगा? मुझे साइमन डिसूजा पर पूरा भरोसा है, मैरी बाउचर ने कहा। मैं 2 बार उसके साथ काम कर चुकी हूँ। फ्रोजा को संभालना उसके लिए मामूली काम है। कहने के साथ ही मैरी बाउचर मोबाइल से नंबर मिलाने लगी। किसे?
साइमन डिसूजा को सारा मामला तो समझा दूं ताकि वो फ्रोजा से मिलने को तैयार रहे। अगला दृश्य। शाम के 7 बज रहे थे। बाहर अंधेरा हो चुका था और सर्द लहरों का प्रकोप चालू था, परंतु घर के भीतर कंपकपाती सर्दी से राहत थी। जगमोहन और फ्रोजा लंदन के लिए निकलने को तैयार हो चुके थे। हम कार से लंदन पहुंचेंगे, फ्रोजा बोली। आधे रास्ते तुम ड्राइव करना, आधे रास्ते मैं। सुबह तक हम आराम से लंदन पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम सोरोस से मिलेंगे। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा, मार्शल के आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। ओह, रोजा ने गहरी सांस ली। क्या वो जानते हैं कि हम इस जगह पर हैं? जानते हैं। रोजा होंठ सिकोड़े जगमोहन को देखने लगी, फिर कह उठी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि हम रात भर का सफर करके लंदन जाने वाले हैं। इतने लंबे सफर के लिए वो तैयार नहीं होंगे। कार में इतना पेट्रोल नहीं होगा। वो थोड़ी दूर तक ही हमारे पीछे आ सकेंगे। साथ ही हम उन्हें पहचान कर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब संभाल लेंगे हम। जगमोहन ने अपना गंभीर चेहरा हिलाया। एकाएक फ्रोजा आगे बढ़ी और जगमोहन से लिपट गई। जगमोहन की बाहें भी फ्रोजा की कमर के गिर्द कसती चली गई। फिर दोनों के होंठ जुड़ गए। इसके लिए फ्रोजा को पैर के पंजों को के बल थोड़ा सा उठना पड़ा। कुछ देर के लिए सर्दी का एहसास खत्म हो गया। दोनों के गर्म जैसे मिल गए हों। करीब 2-3 मिनट तक उनके बीच यही हाल रहा। फिर दोनों अलग हुए। दोनों की आंखों में प्यार के नशे के सुर्ख डोरे तैर रहे थे। तुम बहुत अच्छा प्यार करते हो, फ्रोजा ने प्यार से कहा। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इंडिया तुम्हें पसंद आएगा। जरूर इंडिया चलेंगे। तुम जहां कहोगे मैं वहां चलूंगी। क्योंकि ये मामला खत्म होने के बाद लेकिन ये मामला खत्म होने के बाद, रोजा ने कहा और टीवी के पास पहुंच गई। फिर उसने टीवी उठाया और नीचे से सीडी निकाली। जगमोहन की निगाह फ्रोजा पर ही थी। पास आकर फ्रोजा वो सीडी जगमोहन को देती कह उठी, ये तुम रखो। यही वो सीडी है। सफर हम एक साथ ही करेंगे, परंतु तुम मेरे से हमेशा कुछ दूर रहोगे, क्योंकि मेरे पर कभी भी खतरा आ सकता है। सीआईए के लोग मुझे पहचान कर मेरे से सीडी लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सीडी का तुम्हारे पास रहना ही ठीक है। जगमोहन ने सीडी को देखा। अब तुम्हारे पास मौका भी होगा सीडी के साथ भाग जाने का, ताकि देवराज चौहान को मार्शल की कैद से छुड़ा सको। फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अगर सीडी के साथ भागना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। तुम्हारे धोखे के बाद भी मैं खुश रहूंगी। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और सीडी को पैक करके अपनी कमीज के भीतर डाल लिया। ऊपर से कोट पहना। उनकी चलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम सीडी कब दोगी? तुम सीडी मुझे कब दोगी कि मैं मार्शल देवराज चौहान को मार्शल से छुड़ा सकूं? इसका फैसला एस्टोनिया में सीआईए के लोगों से मिलने के बाद करूंगी, फ्रोजा ने सोच भरे स्वर में कहा। अगला दृश्य। जगमोहन और फ्रोजा रात भर के सफर के बाद लंदन जा पहुंचे। रास्ते में बर्मिंघम शहर को पार किया था उन्होंने। जब वे मैनचेस्टर से चले थे तो एक कार उनके पीछे आई थी, परंतु 2 घंटे बाद उस कार से उन्होंने आसानी से पीछा छुड़ा लिया था। रात दोनों ने बांट बांट कर कार चलाई थी और नींद ली। सुबह 8 बजे तक वो लंदन पहुंचे थे। रोजा ने सोरोस को फोन किया। 10 बजे वो एक जगह पर सोरोस से मिले। रोजा ही मिली थी सोरोस से। जगमोहन कुछ दूर रहकर दोनों को देख रहा था। उसे अकेला पाकर फिरोजा से पूछा सोरोज ने, तुम्हारा दोस्त नहीं आया जिसके बारे में तुम कह रही थी? आया है। जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हारे सामने आए। ठीक है, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मैंने एस्टोनिया में जर्मनी के एजेंट ग्राफिको को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वो सब संभाल लेगा स्टॉकहोम से। यहाँ से 12 बजे पानी का जहाज ओस्लो के लिए रवाना होगा। यहाँ से ओस्लो का सफर 13 घंटे का है, यानी कि तुम रात को ओस्लो पहुंच जाओगी। जहाज के सामान रखने वाले हिस्से में तुम्हें सफर करना होगा, छिप कर। तुम्हारे दोस्त को भी ऐसा ही करना होगा। इसके लिए जहाज में मैंने किसी को काफी पैसा दिया है। रात 1 बजे ओस्लो पहुंचने पर तुमने आराम नहीं करना है, बल्कि रात के अंधेरे में ही ओस्लो की सीमा पार कर स्टॉकहोम में प्रवेश कर जाना है। ओस्लो में इन दिनों भारी सर्दी पड़ रही है। ऐसे में पहरेदार सीमा पर नहीं मिलेंगे, वो कहीं नींद में होंगे।
स्टॉकहोम में तुम्हें बोथनिया की खाड़ी की तरफ के तट के पास पहुंचना है। वहीं से एस्टोनिया के लिए पानी के जहाज जाते हैं। बोथनिया की खाड़ी तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम 10 घंटे का कार या टैक्सी से सफर करना पड़ेगा। और इसी बीच ग्राफिको को फोन करके अपनी पहुंचने की खबर दे देना, ताकि वो अपनी तैयारी पूरी रखे। ग्राफिको पर तुम पूरा यकीन कर सकती हो। रोजा के चेहरे पर गंभीरता थी। वो सीडी है इस वक्त तुम्हारे पास? सोरोस ने पूछा। नहीं, फिरोजा ने तीखे स्वर में कहा। मेरा मतलब ये था कि सीडी का ध्यान रखना, सफर में कहीं गिर ना जाए। सोरोस ने सामान्य स्वर में कहा। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस जहाज तक पहुंचा दूं। बेहतर होगा कि तुम अपने दोस्त को भी बुला लो। अगला दृश्य। पानी का जहाज 2 बजे ओस्लो के बंदरगाह के तट पर जा लगा। जगमोहन और फिरोजा ने जहाज के तले में बने सामान के गोदाम में छिप कर यह सफर पूरा किया था। जहाज के 2 कर्मचारी उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे थे। जहाज तट पर लगा तो वो दोनों कर्मचारी उन्हें सुरक्षित जहाज से बाहर निकाल कर चले गए। जगमोहन और फिरोजा ने ओस्लो स्टॉकहोम की सीमा पर जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली और उसे डबल किराया देना तय किया। 2 घंटे लंबे सफर के बाद टैक्सी वाला उन्हें सीमा के पास छोड़कर चला गया, जबकि वहां से भी 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा उन्हें। सीमा पार करने में कोई परेशानी नहीं आई। कड़ाके की सर्दी में सीमा पर कोई पहरेदार उन्हें दिखाई नहीं दिया। वहां से वो पैदल ही आगे बढ़ते रहे। रास्ते का उन्हें ज्ञान नहीं था। स्टॉकहोम के करीबी शहर में पहुंचते पहुंचते दिन निकल गया था। दोनों के चेहरे पर थकान दिख रही थी। स्टॉकहोम काफी साफ सुथरा शहर था। सोरोस ने बताया था कि यहाँ से 9 घंटे का सफर है बोथनिया की खाड़ी तक पहुंचने के लिए। फिरोजा बोली। तुम आराम करना चाहती हो या सफर जारी रखना चाहती हो? जगमोहन ने पूछा। हमें कोई जल्दी नहीं, फिरोजा बोली। इस तरह थके रहेंगे तो कोई मुसीबत आने पर मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। हमें यहाँ कुछ घंटे की नींद लेकर आगे बढ़ना होगा। तो किसी होटल में रुकते हैं, जगमोहन ने कहा। दोनों पैदल आगे बढ़ते जा रहे थे कि एकाएक फिरोजा चौंकी। 2 लोगों को अपना पीछा करते पाया। कुछ देर बाद फिरोजा को यकीन हो गया कि वो वास्तव में उनका पीछा कर रहे हैं। हमारा पीछा किया जा रहा है, फिरोजा ने जगमोहन को बताया। जगमोहन चौंका। रुको मत, चलते रहो, फिरोजा बोली। 2 लोग हमसे 50 कदम पीछे हैं। वो एक साथ हैं। कब से पीछा किया जा रहा है? जगमोहन ने पूछा। पता नहीं, मैंने तो अभी महसूस किया है। मैं उन दोनों को निपटाता हूं। जरूरत नहीं, फिरोजा मोबाइल निकाल कर कह उठी। शायद वैसे ही बात बन जाए। क्या मतलब? हम इस रास्ते से आ रहे हैं, ये बात ग्राफिको के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। फिरोजा ग्राफिको का नंबर मिलाते ही कह उठी। ये ग्राफिको के आदमी हो सकते हैं, मैं उससे बात करती हूँ। फिरोजा ने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। फिर मर्दाना आवाज कानों में पड़ी। ग्राफिको? फिरोजा बोली। हाँ, मैं फिरोजा हूँ। पहचाना? पहचान लिया। तुम? स्टॉकहोम में प्रवेश करते हमारा पीछा शुरू हो गया। ये तुम्हारे आदमी हैं? हाँ। छोटी सी हिचक के बाद ग्राफिको की आवाज आई। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। सुरक्षा? किससे? सीआईए से। मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, उन्हें पीछे से हटा लो। लेकिन वो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। ऐसे में तुम ये हरकतें करते रहे तो मैं रास्ता बदल भी सकती हूँ। नाराज मत हो, मैं अपने आदमियों को तुम्हारे पीछे से हटने को कह देता हूँ। ये कहाँ से मेरे पीछे लगे हैं? मुझे कुछ अंदाजा था कि ओस्लो के किस हिस्से से तुम स्टॉकहोम में प्रवेश करोगी। मैंने सीमा के कुछ हिस्से पर रात में अपने आदमियों को लगा दिया था कि जो लोग भी ओस्लो की तरफ से आते दिखे उनका पीछा किया जाए और मुझे खबर दी जाए। कुछ देर पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली थी। तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है? हाँ। वो कोई जासूस तो नहीं? नहीं, मैं उससे शादी करने वाली हूं तुमसे पैसे लेकर। समझ गया। मैं अभी उन लोगों को तुम्हारे पीछे से हट जाने को कहता हूं। तुम कब तक बोथनिया की खाड़ी वाले समुद्र तक पहुंचोगी? मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए किसी जहाज का इंतजाम कर सकूं। कल सुबह तक। आज दिन भर हम किसी होटल में आराम करेंगे, रात को सफर शुरू करेंगे। हमें पहुंचना कहाँ है? गोल्डन बीच पर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। फिरोजा ने फोन बंद कर दिया। 1 घंटे बाद ही दोनों एक कमरे में होटल के एक कमरे में थे।
दोनों थके हुए थे और रात भर के जगे हुए थे, परंतु बेड पर पहुंचते ही फिरोजा जगमोहन से आ लिपटी। जगमोहन ने उसे अपने में समेट लिया। हमें प्यार करना शुरू कर देना चाहिए, फिरोजा जगमोहन के गालों को चूमते हुए कह उठी। दिल से तो हम एक दूसरे के हो ही गए हैं। मुझे तुम्हारी हाँ का ही इंतजार था, जगमोहन उसे बाहों में कसते हुए कह उठा। कुछ भी गलत करके मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता फिरोजा। फिरोजा ने अपने होंठ जगमोहन के होंठों पर रख दिए। उसके बाद तो जैसे कमरा गर्म हो उठा। आज जगमोहन और फिरोजा के मिलन का पहला दिन था, जो उन्हें हमेशा याद रहना था। इससे पहले जिस्मानी जश्न को दोनों ही शानदार यादगार बनाकर जीवन भर के लिए अपने पास रख लेना चाहते थे। अगला दृश्य। अगले दिन शाम 5 बजे जहाज के एक कर्मचारी ने उन्हें आकर बताया कि आधे घंटे में जहाज एस्टोनिया के तट पर पहुंच जाएगा। तो फिरोजा गंभीर हो उठी। वो बोली, जगमोहन, बेशक मेरे कहने से ग्राफिकों ने अपने आदमी हम पर से हटा लिए थे, परंतु जहाज पर ग्राफिकों के आदमी जरूर मौजूद होंगे जो हम पर नजर रखकर उसे खबर दे रहे होंगे। तो जगमोहन की निगाह फिरोजा के खूबसूरत चेहरे पर जा टिकी। ग्राफिकों का मेरे लिए जो इस्तेमाल था वो मैंने कर लिया। अब ग्राफिकों मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जहाज के तट पर पहुंचते हमें इस तरह खिसकना होगा कि कोई हमें देख ना सके। समझ गया, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जगमोहन कह उठा। तुम क्या करोगे? देख लेना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ग्राफिकों के लोगों की नजरों से हम बच जाएंगे। जगमोहन फिरोजा को छोड़कर जहाज में कहीं चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में जहाज के 2 कर्मचारियों की वर्दियां थी। हम इन वर्दियों को पहनकर निकल जाएंगे। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि हम कैसे निकले। फिरोजा मुस्कुरा दी। जब जहाज तट पर लगा तो कर्मचारियों की बाहर निकलने वाली टोली में जगमोहन और फिरोजा भी थे। वो सुरक्षित बाहर निकल आए थे और उन पर किसी की भी नजर नहीं थी। बाहर आकर उन्होंने टैक्सी ली और फिरोजा ने एक बाजार का पता बताया ड्राइवर को। लगता है तुम इस शहर के बारे में काफी जानती हो। हाँ, एस्टोनिया में कई बार आ चुकी हूँ और कई कई दिन रही हूँ। वो सीडी कहाँ है? फिरोजा ने एकाएक पूछा। चिंता मत करो, वो मेरे कपड़ों में है। एक मार्केट में पहुंचकर उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे और वही पहनकर दुकान से बाहर निकले। जहाज के कर्मचारियों की वर्दी से उन्हें छुटकारा मिल गया था। तभी फिरोजा का फोन बजा। हेलो। फिरोजा ने फोन पर बात की। तुम कहाँ हो? ग्राफिकों की आवाज कानों में पड़ी। मैंने अपने आदमी को भेजा था तुम्हें ला सकें, पर तुम वहां। फिरोजा फोन बंद करके जगमोहन से बोली, ग्राफिको है, मेरे गायब हो जाने से परेशान हो रहा है। तभी फिरोजा का फोन पुनः बज उठा। अब इस फोन से मुझे छुटकारा पाना होगा, फिरोजा कह उठी। बस ये काम निपटा लूं। ग्राफिकों का फोन बार बार आता रहा, परंतु फिरोजा ने कॉल रिसीव नहीं की। जगमोहन और फिरोजा एक छोटे से होटल में जा ठहरे, जिसमें सिर्फ 6 कमरे ही थे। ग्राफिकों से बचने के लिए फिरोजा ने ये होटल चुना था। वहां से उसने मैरी बाउचर के दिए नंबर पर फोन किया। हेलो। आदमी की आवाज कानों में पड़ी। साइमन साइमन डिसूजा, फिरोजा ने शांत स्वर में कहा। यस, मैं एस्टोनिया से आई हूँ। फिरोजा, उधर से साइमन डिसूजा ने कहा। यस। गुड, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। $20 लाख मैंने तैयार रखे हुए हैं। सीडी भी तैयार है। कल मिलते हैं हम, जब भी कहो। उसके बाद उनके बीच 5 मिनट तक ये तय होता रहा कि कहाँ मिलना है और वो दोनों को एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। जगमोहन की गंभीर निगाह फिरोजा पर थी। फिरोजा ने फोन बंद किया। बात करके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। जगमोहन, फिरोजा बोली, कल सीआईए के लोगों से कैसी भी आशा रखी जा सकती है। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। हमें कल के लिए कोई प्लान बनाना होगा। खास बात तो ये है कि सीआईए का एजेंट साइमन डिसूजा सीडी चेक करने के लिए लैपटॉप साथ लाएगा, परंतु उसे किसी भी कीमत पर सीडी चेक नहीं करने देनी है। चेक की तो ये बात उसी वक्त खुल जाएगी कि सीडी नकली है। तो उसे चेक करने के लिए हम रोक कैसे सकते हैं? जगमोहन ने कहा। रोक लेंगे। हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि कल जो भी हो हमारे हक में हो। रोजा के दांत भिज गए थे। पैसा हासिल करने के लिए तुम ये सब कर रही हो तो जर्मनी के एजेंट को सीडी भेज दो। उन लोगों के साथ हमें कम खतरा पेश आएगा। उन्हें हम आसानी से संभाल भी लेंगे, जबकि सीआईए के लोग ज्यादा खतरनाक है।
तुम नहीं समझोगे जगमोहन, फिरोजा कड़वे स्वर में कह उठी। ये हमारी जासूसी दुनिया की बातें हैं। सीआईए को एक झटका देने के बहुत कम मौके मिलते हैं। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। देखूंगी कि सीआईए के लोग मुझ तक कैसे पहुंचते हैं। जगमोहन फिरोजा को देखता रह गया। सीआईए को मैंने कभी भी पसंद नहीं किया, परंतु वो ताकतवर है, इसलिए चुपचाप उनकी हरकतों को सहना पड़ता था। लेकिन अब मेरे पास मौका है कि मैं सीआईए को नचा सकूं, फिरोजा ने दृढ़ स्वर में कहा। और ये सब करके हम एस्टोनिया में ही रहेंगे? तब तो हमें और भी खतरा। नहीं, हम एस्टोनिया से बाहर टीगो या लातविया चले जाएंगे। टीगो या लातविया एस्टोनिया के पड़ोसी शहर हैं। टीगो पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और लातविया पहुंचने में 4 घंटे। अगला दृश्य। शाम को जगमोहन का मोबाइल बजा। दूसरी तरफ मार्शल था। कहो मार्शल, जगमोहन ने कहा। फिरोजा सामने ही बैठी थी। तुम मेरे साथ कोई चालाकी कर रहे हो? मार्शल का तीखा स्वर कानों में पड़ा। चालाकी? जगमोहन ने अपने स्वर में हैरानी जाहिर की। हाँ, मेरे आदमी तुम पर नजर रख रहे थे, तुमने उनसे पीछा छुड़ाया। क्या कहते हो? उनका कहना है कि तुम लंदन की तरफ गए और पीछा छुड़ा लिया। तब मैंने सोचा कि तुम किसी काम पर गए होगे। मैं तुम्हारे फोन आने का इंतजार करने लगा कि तुम मुझे सीडी मिल जाने की खबर दोगे, परंतु तुम्हारा फोन नहीं आया और तुम वापस ठिकाने पर भी नहीं पहुंचे। ये जरूरी तो नहीं कि हर बात तुम्हें बताता। लगता है तुम्हें देवराज चौहान की चिंता नहीं रही। जगमोहन के होंठ भिज गए। कैसा है देवराज चौहान? जगमोहन के होंठों से निकला। अभी तक तो वो ठीक है, परंतु तुम्हारी यही हरकतें जारी रही तो वो तकलीफ में आ जाएगा। ये गलती मत करना। देवराज चौहान को कुछ हुआ तो मुझे खबरें चाहिए, सीडी की। सीडी चाहिए। पूछो क्या पूछना चाहते हो? जगमोहन गंभीर हुआ। सामने बैठी फिरोजा पर नजर मारी। फिरोजा सीडी को भारत के हवाले करने वाली थी। अभी तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मार्शल की आवाज कानों में पड़ रही थी। फिरोजा ने अपना प्रोग्राम बदल दिया है, जगमोहन बोला। क्या मतलब? फिरोजा अब सीडी से पैसा कमाना चाहती है। जर्मनी सीडी के लिए मोटा पैसा देने को तैयार है और सीआईए भी। तो क्या फिरोजा सीडी बेचने जा रही है? हाँ, वो ऐसा ही करेगी। और तुम किस हैसियत से उसके साथ रह रहे हो? अनजान साथी के तौर पर। उसके साथ रहकर तुम उससे सीडी हासिल नहीं कर सके? मैंने तो तुम्हें काबिल इंसान समझा। मैं अभी तक नहीं जान पाया कि उसने सीडी कहाँ रखी है। तुमने उसकी तलाशी ली? हाँ। कैसे ले ली तलाशी? बाहों में भरकर। तो बात यहां तक आ पहुंची है। कहीं तुम उसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी? बकवास मत करो, सिर्फ काम की बात करो। जगमोहन ने फिरोजा को देखा तो फिरोजा मुस्कुरा पड़ी। मेरे आदमी कहते हैं कि तुम और फिरोजा वापस ठिकाने पर नहीं पहुंचे। कहाँ हो तुम? एस्टोनिया में। एस्टोनिया? यूरोप का एक शहर है, वहां। ओह, तो तुम दोनों एस्टोनिया में हो? हाँ। अब हर बात मैं पूछूंगा तो तुम बताओगे। मेरे बिना पूछे तुम ये बात नहीं बता सकते। फिरोजा एस्टोनिया में सीआईए को सीडी बेचने जा रही है। सीआईए एजेंट साइमन डिसूजा को। यहाँ जर्मनी का एजेंट ग्राफिको भी है। वो भी सीडी पाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। दोनों पार्टियां तगड़े नोट देने को तैयार है। तुम फिरोजा से बात करो। जितनी रकम उसे मिल रही है उतनी इंडिया दे देगी। एस्टोनिया में ही पेमेंट कर दी जाएगी। मैं इस बारे में फिरोजा से किस रूप से बात करूं? मैं एजेंट हूं। ये जानते ही वो मुझसे पीछा छुड़ा लेगी, शायद गोली भी मार दे। तुम उसके सिर से रिवॉल्वर लगाकर सीडी के बारे में पूछो कि सीडी उसके पास नहीं है। मेरे ख्याल में उसका कोई साथी उसके आसपास ही है। सीडी उसी के पास रहती है। उसे रिवॉल्वर दिखाने से कोई काम नहीं होगा। वो कम खतरनाक नहीं है। मतलब कि तुम किसी काम के साबित नहीं हुए? तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण खबरें दे रहा हूं, ये क्या कम काम के ये खबरें कम है? मुझे सीडी चाहिए। मैं तो इसी कोशिश में हूं कि सीडी ले लूं उससे, परंतु जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान को जिंदा पाना चाहते हो तो फिरोजा से सीडी लेकर मेरे हवाले करो। एस्टोनिया में हमारा एजेंट मौजूद है। तुम कहो तो तुम्हें उसका फोन नंबर दे दूं। जरूरत पड़ने पर तुम उसकी सहायता भी ले सकते हो। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बता दूंगा। जल्दी करो जगमोहन, अगर सीडी वापस सीआईए के हाथों में चली गई
तो इंडिया के हाथ से बेहतरीन मौका निकल जाएगा अमेरिका का चेहरा दुनिया को दिखाने को। वो सीडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बकवास कर रहे हो तुम, उधर से मार्शल ने गुस्से में कहा, और फोन बंद कर दिया। जगमोहन ने फोन कान से हटाया, चेहरे पर गंभीरता थी। क्या हुआ? फिरोजा ने पूछा। मेरा साथी देवराज चौहान खतरे में है, जगमोहन ने बेचैन स्वर में कहा। चिंता मत करो, इस स्थिति में मार्शल देवराज चौहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिरोजा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुमने आखिरकार सीडी इंडिया को ही देनी है। इंडिया को नहीं, सीडी मैं तुम्हें दूंगी, परंतु अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा, फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। शायद 10-15 दिन का वक्त। कल अगर सीआईए से मुझे पैसा मिल गया तो उसके बाद के हालात देखूंगी कि फिर क्या होता है, लेकिन ये तो पक्का है कि सीडी अंत में तुम्हें ही दूंगी। सीडी के मामले में कुछ वक्त तुम्हें आराम से निकालना होगा। मुझे देवराज चौहान की चिंता है। देवराज चौहान की गारंटी मैं लेती हूँ। जासूसी दुनिया के पत्ते के बारे में जासूसी दुनिया के पत्ते के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि खिलाड़ी जासूस चाल कैसे चलते हैं। मार्शल अंत तक तुमसे इस बात की आशा रखेगा कि तुम उसे सीडी ला ही दोगे। वो देवराज चौहान का कुछ भी बुरा नहीं करेगा। जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी छाई रही। फिरोजा एकाएक मुस्कुराकर बोली, यहाँ आओ मेरे पास। जगमोहन वहीं बैठा फिरोजा को देखने लगा। तभी फिरोजा उठी और आगे बढ़कर जगमोहन की गोद में जा बैठी। अगला दृश्य। बैटन मार्श, एस्टोनिया स्थित इंडिया का जासूस जो मार्शल के लिए काम करता था। यूं तो एस्टोनिया में इंडिया के और भी जासूस थे, परंतु बैटन मार्श उनमें सबसे मुख्य था। बैटन मार्श को मार्शल का फोन आया। कहो मार्शल, बहुत अर्जेंट काम है, जो कहूं ध्यान से सुनो और वही करना। मार्शल की आवाज बैटन के कानों में पड़ी। मैं हर काम के लिए तैयार हूं। मार्शल ने कम शब्दों में फिरोजा और सीडी के बारे में बैटन मार्श को बताया, सारा मामला समझाया। अब हालात ये हैं कि फिरोजा उस सीडी को एस्टोनिया में सीआईए को बेच रही है। पता चला है कि वो सीआईए एजेंट साइमन डिसूजा है जो जो फिरोजा से सौदा करने जा रहा है। मैं जानता हूं कि साइमन डिसूजा का ठिकाना कहाँ है, बैटन मार्श ने कहा। जर्मनी का एजेंट ग्राफिको, इसे भी जानता हूँ, जो कि एस्टोनिया में कपड़े का व्यापारी बनकर रह रहा है। इसके अलावा फिरोजा के खास पहचान वाले जो भी हैं एस्टोनिया में, उनकी लिस्ट बनाकर अगले 6 घंटे में मुझे भेजो। 6 घंटे डेडलाइन है, वक्त आगे ना बढ़े। सबके पते और फोन नंबर तक लिस्ट में होने चाहिए। मैं ये काम कर दूंगा, परंतु आप करना क्या चाहते हैं? मैं अपना खतरनाक एजेंट एस्टोनिया भेज रहा हूँ। ये जरूरी हो गया है। मुझे वो सीडी चाहिए और फिरोजा भी, ताकि ये काम मैं भी कर सकता। नहीं, तुम नहीं कर सकते। इन दिनों सीआईए हमारे एजेंटों को पहचाने जा रही है। हमारा ही कोई आदमी सीआईए को खबर कर रहा है। हालात काफी खतरनाक होने लगे हैं। मेरा भेजा एजेंट एस्टोनिया आकर सारा मामला संभालेगा। वो सीडी भी हासिल करेगा और फिरोजा को भी। ये गंभीर मामला है। मेरा आदमी कल एस्टोनिया पहुंचेगा। उस एजेंट का नाम क्या है मार्शल? देवराज चौहान। अगला दृश्य। इंडिया। मुंबई के मुंबई के सीमावर्ती इलाके की एक इमारत। इस इमारत में तरह तरह के कई ऑफिस थे, परंतु चौथी मंजिल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस था और वहां हर कोई नहीं जा सकता था। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते थे कि उस इमारत की चौथी मंजिल पर इंडिया की गुप्तचर एजेंसी का ऑफिस था और उस एजेंसी का चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो भी गुप्तचर एजेंसी का चीफ बनता उसे मार्शल कहा जाता था। इस गुप्तचर एजेंसी की यही परंपरा थी। इस वक्त मार्शल उस चौड़ी गैलरी में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा जा रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता और सख्ती दिख रही थी। जिस्म पर सफेद पैंट कमीज थी। सामने से आते 2-3 लोग मार्शल की शान में थोड़ा झुके, परंतु उसने आगे बढ़ते हुए सिर को जवाब में थोड़ा सा हिला दिया। फिर वो एक बंद दरवाजे के बाहर ठिठका। दरवाजे के पास ही दीवार पर स्टील की एक नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिस पर 0 से लेकर 9 तक के अंक थे। मार्शल ने कुछ अंकों को दबाने के बाद वहां लगा हरा बटन दबा दिया। उसी पल दरवाजा खुलता चला गया। मार्शल भीतर प्रवेश कर गया और भीतर लगी नंबर प्लेट का लाल बटन दबाया तो दरवाजा बंद हो गया।
मार्शल ने ठिठक कर सामने देखा तो उसके होंठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। वो आगे बढ़ा और बेड के पास पहुंचकर कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। बेड पर देवराज चौहान लेटा उसे ही देख रहा था। कैसे हो? मार्शल ने शांत स्वर में पूछा। तुम मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। देवराज चांद का स्वर भी शांत था। मैं सब कुछ कर सकता हूं। मार्शल मुस्कुराया। तुम देख चुके हो। तुम भी मेरी कैद में हो और जगमोहन भी मेरी कैद में है। मैं चाहूं तो तुम्हें उम्र भर इसी तरह कैद में रख सकता हूं और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसी पल देवराज चौहान ने करवट ली और बिल्ली की तरह झपट्टा मारते हुए मार्शल पर जा गिरा। मार्शल ने संभलने की कोशिश की, परंतु तब तक देवराज चौहान उससे टकराता उसे लिए नीचे गिरता चला गया। नीचे गिरते ही देवराज चौहान ने मार्शल की गर्दन पकड़नी चाही, परंतु मार्शल ने चिकनी चिकनी मछली की तरह फिसलकर करवट ली और उठ खड़ा हुआ। तब तक देवराज चौहान भी खड़ा हो गया। दोनों शेरों की तरह एक दूसरे को देखने लगे। मार्शल मुस्कुराया और कह उठा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझ पर काबू पा भी लिया तो तुम्हें अपने कदम कदम ये सोचकर रोकने पड़ेंगे कि तुम्हारा यार जगमोहन भी मेरे कब्जे में है। तुम जगमोहन के बिना यहां से नहीं जाना चाहोगे। तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और मार्शल के पेट में घूंसा मारा। मार्शल फुर्ती से खुद को बचा गया और देवराज चौहान के चेहरे पर उसका घूंसा पड़ा। देवराज चौहान का शरीर झंझना उठा, परंतु घूंसे की परवाह न करके वो मार्शल के करीब आ पहुंचा। मार्शल घूंसा मारने के बाद संभला भी नहीं था कि देवराज चौहान ने उसे दोनों हाथों से उठाया और एक तरफ उछाल दिया। मार्शल फर्श से जा गिरा मार्शल फर्श पे जा गिरा। होठों से कराह निकली और फौरन ही खड़ा हो गया। तब तक देवराज चौहान पुनः उसके पास था और एक के बाद एक दो घूंसे मार्शल के पेट में मारे तो मार्शल पेट थामे कराह कर दोहरा हो गया। परंतु उसी पल मार्शल ने अपना सिर झुका हुआ सिर देवराज चौहान के पेट पर दे मारा। देवराज चौहान के पांव उखड़ गए और वो पीछे जा गिरा। मार्शल पेट थामे सीधा खड़ा हो गया। देवराज चौहान भी सीधा खड़ा हो गया। तभी मार्शल कह उठा, बस देवराज चौहान, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। तुम कई दिनों से यहाँ बंद हो तो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आया हूँ। कैसा काम? तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है, वीजा लग चुका है, टिकट आ चुकी है। 4 घंटे बाद तुम्हारी एस्टोनिया की फ्लाइट है। मार्शल ने जेब से कागज निकालते हुए कहा, इन कागजों को अच्छी तरह पढ़ लो। एस्टोनिया पहुंचकर तुम्हें क्या करना है सारा प्लान इन कागजों पर लिखा है। परंतु कुछ बातें मैं तुम्हें मुंह से भी बता देना चाहता हूं कि हमारा एक एजेंट जिसका नाम जगमोहन। जगमोहन? देवराज चौहान ने मार्शल के हाथ से कागज थामते कहा, तुम्हारा यार जगमोहन नहीं, मेरा एजेंट जगमोहन। दोनों का नाम एक है परंतु बंदे अलग अलग हैं। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। मैं तुम्हें सारा मामला बताता हूँ, बाकी तुम इन कागजों को पढ़ लेना। ये काम करके तुम वापस आओ और जगमोहन को ले लो। उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इस वक्त तुम्हें परेशान करना मेरी मजबूरी है। एस्टोनिया भेज रहे हो मुझे? हाँ। तुमने तो अमेरिका के लिए कहा। अब प्लान बदल गए, परंतु काम वही है जो तुम्हें अमेरिका में करना था। उसके बाद मार्शल बताने लगा। देवराज चौहान ने सब कुछ सुना। इस काम के बाद तुम जगमोहन को मेरे हवाले कर दोगे और फिर मुझे परेशान नहीं करोगे? परेशान नहीं करूंगा, वादा। तुम ये कागज पढ़ो और सब मामला बेहतर ढंग से जान लो। जो पूछना हो पूछ लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हारा सूटकेस तैयार किया जा रहा है। 1 घंटे में तुम्हें मेरा आदमी एयरपोर्ट ले जाएगा। अगला दृश्य। मार्शल सूटकेस बंद करता एक आदमी धीरे से कह उठा, जगमोहन भी एस्टोनिया में है और आप देवराज चौहान को भी एस्टोनिया भेज रहे हैं। दोनों का मिलन हो गया तो मामला उलझ सकता है। जगमोहन इसलिए आपका काम कर रहा है कि देवराज चौहान आपके कब्जे में है। देवराज चौहान इसलिए आपका काम करेगा कि जगमोहन आपके कब्जे में है। दोनों का मिलना शायद ना हो। मार्शल ने सोच भरे स्वर में कहा, जगमोहन फिरोजा के साथ है, परंतु वो यकीनन मेरे से कोई चालाकी कर रहा है, क्योंकि वो फिरोजा के साथ है। फिरोजा सीडी का सौदा सीआईए से कर रही है, परंतु जगमोहन उससे सीडी नहीं ले रहा। ये बात मेरे लिए हैरान करने की है। अगर दोनों आमने सामने पड़ गए तो आखिरकार देवराज चौहान ने फिरोजा को भी तो तलाश करना ही है। सामने पड़ गए तो तब भी उन्हें मेरे लिए ही काम करना पड़ेगा। इन हालातों का इलाज भी मैंने सोच रखा है। मार्शल ने गंभीर किंतु सख्त स्वर में कहा, देवराज चौहान और जगमोहन वैसा ही करेंगे जैसा मैं चाहूंगा।
जगमोहन क्यों नहीं फिरोजा से सीडी हासिल कर पा रहा? उसने पूछा। यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जबकि जगमोहन के लिए ये काम बहुत आसान है, फिर क्यों नहीं कर पा रहा? मार्शल ने होंठ भींचकर कहा। कुछ तो बात है जो जगमोहन हमसे छिपा रहा है और काम नहीं कर पा रहा। अगला दृश्य, मैनचेस्टर, ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की शाखा। वहां के हिसाब से इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। चीफ के ऑफिस में 4 एजेंट मौजूद थे, एनी, गॉर्गी, जॉन और रॉजर। सबके चेहरों पर गंभीरता नाच रही थी। तभी चीफ ने भीतर प्रवेश किया। आगे बढ़कर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सबको देखा तो एनी गंभीर स्वर में कह उठी। चीफ, हमारे पास इस बात की पक्की खबर है कि फिरोजा एक इंडियन के साथ एस्टोनिया पहुंच चुकी है। वहां फिरोजा क्या करना चाहती है? चीफ, गार्गी ने एनी के चेहरे पर नजर मारकर कहा। एस्टोनिया में फिरोजा सीडी का सौदा सीआईए से करने वाली है। नहीं चीफ, फिरोजा ऐसा नहीं कर सकती, एनी ने बेचैनी से कहा। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि फिरोजा तुम्हारी बहन है, चीफ बोला। नहीं, ये बात नहीं है। मैं फिरोजा को व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो क्या गार्गी की खबर गलत है? जिससे हमें खबर मिली, गार्गी बोला, उस वक्त एनी मेरे साथ ही थी। चीफ ने एनी को देखा। चीफ, रॉजर ने कहा, मुझे खबर मिली है कि जर्मन जासूस भी इस मामले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारी जासूसी दुनिया में ये मामला खुल गया है। ऐसे में सब फिरोजा के पीछे पड़ जाएंगे। फिरोजा सीडी सीआईए को बेच देगी तो फिरोजा की एजेंसी से नौकरी गई। वो एजेंसी की अपराधी हो जाएगी, गार्गी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि एजेंसी के लिए काम करते हुए उसने व्यक्तिगत फायदा हासिल किया। फिरोजा ऐसी नहीं है, एनी ने एतराज उठाया। तो क्या ये खबरें झूठी हैं? चीफ बोला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा चीफ की फिरोजा क्या कर रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसने 3 दिन पहले माँ को घर पर फोन किया कि वो किसी जगमोहन नाम के इंडियन से शादी कर रही है, जबकि फिरोजा इस तरह शादी नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि इन सब बातों की आड़ में वो कुछ करना चाहती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि। तुम खामोश रहो, चीफ ने गंभीर स्वर में कहा। इस मामले में तुम ठीक से सोच नहीं पा रही, क्योंकि मामला तुम्हारी बहन से जुड़ा है। ये बात नहीं चीफ, मैं चुप रहो। एनी होंठ भींचकर चुप हो गई। तभी रॉजर कह उठा। चीफ, कुछ देर पहले ही एक खास खबर इंडिया से मिली है। मार्शल वहां से अपने किसी खतरनाक एजेंट को एस्टोनिया भेज रहा है। उस एजेंट का नाम है देवराज चौहान। उसकी तस्वीर भी कंप्यूटर पर आई है। मार्शल ने उसे सीडी हासिल करने और फिरोजा को इंडिया लेकर आने को कहा है। तुम्हें ये खबर किससे मिली? मार्शल के साथ काम करने वाले एक एजेंट ने खबर दी है। वो हमें खबरें देता रहता है। हम यहाँ से उसके अकाउंट में बराबर पैसे भेज रहे हैं। मैंने उसे 3 साल से अच्छी तरह सेट कर रखा है, रॉजर ने बताया। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। चीफ ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एस्टोनिया स्थित पार्कसन था, जो कि एजेंसी का ही एजेंट था। 5 मिनट तक चीफ ने उससे बात की और फोन रखकर चीफ ने सबसे कहा, एस्टोनिया से पार्कसन ने बताया है कि फिरोजा एस्टोनिया में मौजूद है। वो जरूर सीआईए को वहां सीडी बेचेगी। रॉजर, चीफ ने कहा, तुम पार्कसन के तुम पार्कसन को सारे हालातों से वाकिफ कराओ और देवराज चौहान नाम के इंडियन एजेंट की उसे तस्वीर भेजकर बताओ कि वो फिरोजा और सीडी के लिए इंडिया से एस्टोनिया आ रहा है। या तो देवराज चौहान का काम खराब किया जाए या उसे खत्म कर दिया जाए। वो अपने इरादे में सफल ना हो। ठीक है चीफ, ये काम अभी करो, चीफ ने आदेश दिया। रॉजर उसी पल उठा और बाहर निकल गया। चीफ ने तीनों पर नजर मारी। एनी, चीफ ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें इस केस पर एस्टोनिया भेजूं तो शायद तुम ठीक से काम न कर सको। क्यों सर? क्योंकि यह मामला तुम्हारी बहन फिरोजा से वास्ता। चीफ, एनी दृढ़ स्वर में कह उठी, मुझे इस केस को मुझे ही दिया जाए। कोई शिकायत तो नहीं होने दोगी तुम? मुझ पर हमेशा की तरह इस बार भी यकीन रखिए, एनी दृढ़ स्वर में कह उठी। मैं केस को ठीक ढंग से निपटाऊंगी, परंतु मैं अपने ढंग से काम करूंगी और मैं नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तान मेरे काम में दखल दे। पाकिस्तान से कह दिया जाएगा कि वो तुमसे मिलने, बात करने की चेष्टा नहीं करेगा। जब तुम चाहो तो उसे फोन कर सकती हो। वो तुम्हारे काम में दखल दखल नहीं देगा। चीफ ने सिर हिलाकर कहा। एनी दृढ़ता भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गई।
तुम्हें ये जानना है कि एस्टोनिया में फ्रोजा के पहचान के कौन लोग हैं जिनके पास वो जा सकती है। फ्रोजा का सबसे खास पहचान वाला एस्टोनिया में रोजान शहरी है, जिसका कि जॉर्ज फिफ्थ रोड पर नाइट क्लब है। फ्रोजा जरूर उससे मिली होगी या रोजान शहरी जानता होगा कि फ्रोजा कहाँ है। एनी कह उठी। फ्रोजा ने कई बार बातचीत में मुझे बताया था कि वो रोजान शहरी पर पूरा भरोसा कर सकती है। इस बारे में सबसे पहले रोजान शहरी से बात करूंगी। चीफ ने जॉन को देखा और कहा, तुम मैनी के साथ इस केस पर काम करना चाहोगे? जरूर चीफ, इस मामले में फ्रोजा है, मैं इस केस पर जरूर काम करना चाहूंगा। तुम और एनी कल की फ्लाइट से एस्टोनिया जा रहे हो। गार्गी, इनकी टिकट बुक करा देना और वीजा आज ही लग जाना चाहिए। तुम दोनों ये बात अच्छी तरह जान लो कि एस्टोनिया में तुम्हारे सामने कई परेशानियां आ सकती हैं। वहां सीआईए भी होगी और मार्शल का भेजा एजेंट देवराज चौहान भी आ रहा है। ऐसे मौके पर मार्शल जरूर किसी खतरनाक एजेंट को ही भेजेगा। वैसे तो पाकिस्तान उसे संभाल लेगा, परंतु तुम लोगों को हर कदम पर सतर्क रहना होगा। रॉजर के पास देवराज चौहान की तस्वीर है, वो देख लेना, ताकि एस्टोनिया में देवराज चौहान सामने पड़े तो उसे पहचान सको। एस्टोनिया में तुम लोगों का मुख्य काम है फ्रोजा से सीडी लेना और उसे वापस मैनचेस्टर लाना। अगला दृश्य। एस्टोनिया, दोपहर के 12 बजे। फ्रोजा एक शॉपिंग मॉल के सामने लंबे चौड़े फुटपाथ पर आ खड़ी हुई। उसने जीन्स की पैंट स्कीवी पहन रखी थी और आंखों पर हल्के ब्राउन कलर के गॉगल्स पहन रहे थे। देखने में वो लापरवाह थी, परंतु बेहद सतर्क थी। उसकी पैनी नजर हर तरफ घूम रही थी। साइमन डिसूजा से यहीं पर इसी वक्त मिलना तय हुआ था। हालांकि पहले सामने जाने में खतरा था, परंतु फ्रोजा ने यह खतरा उठा लिया। फ्रोजा जानती थी कि कई सीआईए एजेंट यहाँ फैले होंगे, उसे देखकर सतर्क हो गए होंगे, परंतु फ्रोजा इस बारे में अभी तो निश्चिंत थी कि जब तक सीडी उसके पास है, सीआईए उसे सलामत रखेगी। जगमोहन कुछ दूरी पर मौजूद था। क्योंकि ये एस्टोनिया का व्यस्ततम इलाका था, इसलिए यहाँ से काफी लोगों का आना जाना बार बार हो रहा था। फ्रोजा की निगाह हर तरफ आते जाते लोगों पर घूम रही थी। 10 मिनट बीते कि एक व्यक्ति ब्रीफकेस और लैपटॉप थामे उसके पास आ पहुंचा। फ्रोजा की निगाह उस व्यक्ति पर जा टिकी। तुम फ्रोजा हो? वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कह उठा। तुम साइमन डिसूजा हो? फ्रोजा ने उससे हाथ मिलाया। सही पहचाना। डॉलर लाए हो? ब्रीफकेस में डॉलर ही हैं। साइमन डिसूजा ने ब्रीफकेस पांव के पास रखा। खोल के दिखाओ। बेशक, तुम देख सकती हो। फ्रोजा ने ब्रीफकेस उठाया और उसे खोला और फिर बंद कर दिया। ब्रीफकेस में मौजूद डॉलरों की झलक उसने पा ली थी। वो गड्डियों से ऊपर तक भरा हुआ था। फ्रोजा ने ब्रीफकेस नीचे रख दिया। सीडी? साइमन डिसूजा बोला। मुझे लगता है मैं सीडी सस्ते में बेच रही हूँ, फ्रोजा ने कहा। मुझे मैरी बाउचर ने 20 लाख ही डॉलर ही देने को कहा था। सौदा करते वक्त मैंने जल्दबाजी कर दी थी। मेरे ख्याल में तुम्हें सीडी दे देनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे बहुत एजेंट फैले हुए हैं, फ्रोजा बोली। मैं यहाँ अकेला आया हूँ। यहाँ तुम्हारे एजेंट फैले हैं, फ्रोजा एकाएक सख्त स्वर में कह उठी। उनमें से 2 को पहचान भी रही हूं मैं। साइमन डिसूजा ने फ्रोजा की आंखों में झांका। सीडी लेने के बाद मेरी हत्या का प्रोग्राम बना रखा है। फ्रोजा अचानक ही मुस्कुरा पड़ी। तुम बहुत ही बकवास बातें करती हो। फिर भी मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे कई लोग मौजूद हैं, ताकि तुम चालाकी न कर सको। मेरे आने से पहले ही वो यहाँ आ गए थे। मैं जानती थी तुम यहाँ अकेले नहीं आने वाले। अगर मुझे गोली लगी तो तुम भी नहीं बचोगे। मेरे लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बात का तुम्हें अभी यकीन दिला दूंगी। तुम डर से शक वहम के घेर तुम डर से शक वहम में घिर चुकी हो। यहाँ मेरे 2 आदमी जरूर मौजूद हैं, पर वो तुम पर गोली नहीं चलाने वाले। मुझ पर गोली चलाई तो तुम पहले मरोगे, फ्रोजा ने कहा और स्कीवी के बीच में फंसा रखी सीडी निकाली। यह है वो सीडी जिसके लिए सीआईए की जान निकली जा रही थी। साइमन डिसूजा ने हाथ आगे बढ़ाया और सीडी लेकर लैपटॉप खोलने लगा। तो तुम अब सीडी चलाकर देखोगे? फ्रोजा बोली। 20 लाख डॉलर खर्च किए हैं, देखना जरूरी है कि सौदा ठीक ही हो रहा है या नहीं। तभी फ्रोजा ने अपनी बाह सिर के ऊपर की फिर नीचे कर ली। ऐसा किए चंद पल ही बीते होंगे कि बेआवाज सी गोली आई और साइमन डिसूजा के चेहरे को हवा देती निकल गई। साइमन डिसूजा गोली के पास से निकलने का एहसास पाकर हड़बड़ाया। इसी हड़बड़ाहट में लैपटॉप नीचे गिर गया। ये मेरे आदमी ने गोली चलाई है,
फिरोजा खतरनाक स्वर में बोली। अभी भी वक्त है, अपने आदमी को इशारा कर दो कि मुझ पर गोली ना चलाएं, वरना तुम तो किसी भी कीमत पर नहीं बचोगे। साइमन डिसूजा ने खा जाने वाली निगाहों से फिरोजा को देखा। तुम्हारा लैपटॉप तो गया काम से, वापस जाकर सीडी आराम से चेक करना, मैं चलती हूँ। फिरोजा ने नीचे झुककर ब्रीफकेस उठा लिया। तुमने सीआईए से झगड़ा मोल कर अच्छा सॉरी तुमने सीआईए से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया, साइमन डिसूजा ने कठोर स्वर में कहा। मैंने सीडी वापस दे दी है, अब झगड़ा खत्म, कहकर ब्रीफकेस थामे फिरोजा वहां से जा रहे लोगों के साथ आगे बढ़ती चली गई। हर पल फिरोजा को इंतजार था उसके शरीर में गोली आ धंसने का, परंतु सब ठीक रहा। कोई गोली नहीं आई। फिरोजा वहां से सुरक्षित निकल गई। चलिए दोस्तों, आज 5वां भाग यहीं रोकते हैं। कितनी मजेदार कहानी हो गई है ना। देवराज चौहान और जगमोहन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, या शायद पहली बार हो रहा हो, क्योंकि मुझे जिस कहानी को मैं याद कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि पहले ये वाली लिखी गई या पहले वो वाली लिखी गई है। लेकिन ऐसा हुआ है पहले भी कि, और उस वक्त भी शायद मार्शल ने ही जगमोहन और देवराज चौहान को एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ाया था। मुझे याद ठीक से आ नहीं रहा, पर कहानी अच्छी है। अच्छा, मैं सारे इस दौर में ना ये समझता रहा कि ये जो लड़की है ये जगमोहन को धोखा दे जाएगी। अभी तक उसने धोखा नहीं दिया है, और सीडी उसने गलत पकड़ा दी है सीआईए को। क्या सुसाइड करना चाहती है ये लड़की? करना क्या चाह रही है? यानी वो भी, अच्छा चलो ऐसा हो कि सीडी की कॉपी बनानी थी, तो तुम इसी सीडी की कॉपी बनाकर उसे वापस कर दो, ताकि इधर भी रह जाए और उधर भी रह जाए। उनके पास कौन सा कोई चेक करने का वो है तरीका कि कौन सी सीडी, किस सीडी की कितनी कॉपियां बनी है? लेकिन नहीं, उन्हें गलत सीडी दी गई है, या फिर गलत सीडी जगमोहन के हाथ में रह गई और वो बेवकूफ बन गया, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। तो जल्द ही हमें आने वाले भागों में पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप सब दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता, आपका अपना चैनल, और मैं हूं आपका अपना दोस्त विक्रम। आप में से कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा कि जब मैं ये देखता हूं कि कुछ भाइयों ने कमेंट कर दिए हैं, तो मैं फिर उन कमेंट्स को पढ़ने जाता हूं। भले ही आपने लिखा हो कि बहुत अच्छा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, मुझे ना टॉनिक की तरह काम करता है, और मैं इसके धन्यवाद स्वरूप अब कुछ काम करने लगा हूं। अभी कुछ दिनों बाद वो भी चैनल पर आ जाएगा। वो मेरी तरफ से आप सबको आपके इन कमेंट्स का धन्यवाद होगा, इस कहानी के अलावा भी। तो मेरी कोशिश है कि मैं जब तक आपको ये सुनाता हूँ, इसके साथ साथ मैं एक दूसरी ऑडियो बुक भी तैयार कर दूं, उसको एक ही झटके में अपलोड कर दूं, और इस तरह जब तक आप वो सुनेंगे फिर तब तक मैं दूसरी ऑडियो बुक आगे कर दूंगा, और आपको हर रोज एक एपिसोड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो भी हमारे दोस्त हैं, हेम जोशी जी, सुधीर जी, रिंकू जी, महेंद्र जी, लक्ष्मण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किए, और भी बाकी सब दोस्त जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किए और हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम। जय हिंद, वंदे मातरम।